नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और वैकेंसियों का दौर है साथियों, तो लग के मेहनत कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैकेंसी में आप जरूर सेलेक्ट होंगे साथियों। याद रखना, हर बार की तरह मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी कहता हूँ कि अपना एक ही लक्ष्य निर्धारण कीजिएगा साथियों, और उस लक्ष्य में जिस प्रकार से अर्जुन ने चिड़िया की आंख भेदी है, उसी प्रकार से आप भी अपना लक्ष्य भेदिए साथियों। तो इसी आपके लक्ष्य को भेदने में की कड़ी में प्रकाश क्लासेस का थोड़ा सा अगर योगदान रहा, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी साथियों। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ साथियों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम हमारा जो संविधान है, उस संविधान का इतिहास क्या है साथियों। ये टॉपिक आपके साइंस में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो इतिहास में भी बहुत ज़्यादा क्या रखता है, योगदान रखता है साथियों। तो आज हम टॉपिक हेडिंग डालिए आपको, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास किस प्रकार से मेरा हमारा संविधान बना है, और संविधान बनने से पहले कौन कौन से नियम, कायदे, कानून हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए हैं साथियों। साथियों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग कौन सा पढ़ेंगे, जो 1600 से लेकर 1600 में हम, पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिली थी, इसी सदी के अंदर या इसी शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों में, मतलब ईस्ट के देशों में व्यापार करने की क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी। यहां से लेकर ये जो नियम पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे। ये जो नियम बनेंगे साथियों, इसको हम फर्स्ट फेज नाम दे देते हैं। और ये जो पार्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इसमें जितने भी जो नियम आएंगे, वो नियम किसके द्वारा आएंगे, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आएंगे साथियों। किसके द्वारा आएंगे ये सारे नियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आएंगे। और इसके बाद में अगर हम जितने भी जो नियम और अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम द्वितीय फेज के बारे में बात करें, जितने भी नियम आएंगे ये 1947 तक पढ़ेंगे साथियों। किसके द्वारा पढ़ेंगे, 1947 तक पढ़ेंगे। और ये जो जितने भी जो, इसको हम सेकंड फेज कह सकते हैं साथियों। और ये जितने भी जो नियम और कायदे कानून जो भी पढ़ेंगे साथियों, वो किसके द्वारा लाए जाएंगे, यूं कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत पर अधिकार किसका रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा साथियों। परंतु इसके बाद हमारा, हमको पता है 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद जो कंपनी का जो अधिकार है, उस कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, और भारत पर जो अधिकार है वो किसका हो गया, ब्रिटिश क्राउन का हो गया, मतलब ब्रिटिश महारानी का हो गया। तो 1857 की क्रांति के बाद जितने भी जो अधिनियम आएंगे साथियों, उन अधिनियम को हम किसके पढ़ेंगे, ब्रिटिश क्राउन, या यूं कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा पढ़ेंगे, या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा पढ़ेंगे। इन दो भागों में हम एक संवैधानिक जो विकास का जो सीरीज है, इस सीरीज को लेकर आए साथियों। हो सकता है आपकी वीडियो थोड़ी सी 3-4 वीडियो हम ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, परंतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीरीज साथियों ये। और आशा है कि बहुत ज़्यादा ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद इसी सीरीज से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्न पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे साथियों, कि आपके जितने भी जो डाउट्स है, या किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसका आप अनुमान लगा सके साथियों। देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं, तो आइए हम हमारे प्रथम चरण की बात करें। तो देखिए साथियों, एक चीज को आप समझिएगा। सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, 1600 का राजपत्र। किसकी बात करेंगे साथियों, हम 1600 के राजपत्र की बात करेंगे। क्या है ये राजपत्र, इस चीज को देखिए आप। हम सबको पता है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मंजूरी दी गई थी, वो दी गई थी 31 दिसंबर 1600 के अंदर। कब दी गई थी, 31 दिसंबर 1600 के अंदर दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई ये मंजूरी, ये मंजूरी दी गई थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा। इसके द्वारा एक व्यापारी कंपनी को क्या दी गई, मंजूरी दी गई, और ये कंपनी पूर्व के देशों में जाके क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। इसी के तहत एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए साथियों, 15 वर्षों के लिए एक व्यापारी कंपनी को पूर्व के देशों में जाकर क्या दी गई, मंजूरी दी गई। और इस कंपनी में जो कुल निवेश किया गया, अगर हम कुल निवेश की बात करें कि इस कंपनी को बनाने में, या इस कंपनी को
को सुचारू रूप से काम चला, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमको पहले क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। तो 30,133 पौंड का क्या किया गया, इसमें निवेश किया गया साथियों। और निवेश करने के बाद अलग अलग कुल कितने सदस्यों के द्वारा निवेश किया गया, तो कुल सदस्यों की अगर हम बात करें साथियों, तो कुल सदस्यों की 217 सदस्यों के द्वारा इसमें निवेश किया गया। उसके बाद अब निवेश कर लिया गया तो साथियों दिखती बात है, इस कंपनी को चलाने के लिए एक नियंत्रण मंडल की भी स्थापना करनी पड़ेगी। तो उसी नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या नाम दिया गया साथियों, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक तो क्या था, गवर्नर था साथियों, ठीक है साथियों, एक क्या था, गवर्नर था, एक था क्या था, राज्यपाल था साथियों, ठीक है। और इसके अलावा 24 क्या थे इसमें, 24 अन्य सदस्य थे साथियों, क्या थे साथियों इसमें, 24 अन्य सदस्य थे। इसी के बाद इसको क्या कहा जाता था, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था साथियों, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी और अगर आगे बात करें, आप उतार लीजिए साथियों, जिस तरीके से मैं यहाँ उतारता हूँ वैसे ही आप अपने रजिस्टर या कॉपी में उतारते जाइए कि आपके नोट्स तैयार हो जाए साथियों। कोशिश करूंगा कि मैं हर वीडियो के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे, प्रकाश क्लासेस ब्यावर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं साथियों। देखिए, इसके अगर बाद में अगर हम आगे की बात करें, तो इसी के बाद हम अगर अगले एक्ट की बात करें तो कौन सा है, 1726 का राजलेख, या राजलेख या बोल दीजिए, या राजपत्र बोल दीजिए साथियों। क्या राजलेख, क्या कहा गया इसके अंदर कि भारत को, अब भारत बहुत ज्यादा बड़ा था साथियों, और हमको पता है कि 1707 में किसकी मृत्यु हो गई थी, 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु, क्योंकि औरंगजेब सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुगल बादशाह था, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या प्रारंभ होने लगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ना प्रारंभ होगा। और मुगल एम्पायर अगर कमजोर पड़ना प्रारंभ होगा तो दिखती बात है, कोई ना कोई दूसरी शक्ति क्या आएगी, उभर के आएगी। भारत अपना आप में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, भारत को 3 प्रेसिडेंसी में, कितनी प्रेसिडेंसी साथियों, 3 प्रेसिडेंसी के अंदर विभाग कर दिया। और 3 प्रेसिडेंसी कौन सी है, तो पहली प्रेसिडेंसी अपन पढ़ते हैं, पहली प्रेसिडेंसी है बंगाल, कौन सी साथियों, पहली प्रेसिडेंसी है बंगाल। दूसरी अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो दूसरी प्रेसिडेंसी है बॉम्बे, ठीक है साथियों। और अगर तीसरी प्रेसिडेंसी की बात करें तो तीसरी जो हमारी प्रेसिडेंसी है वह है मद्रास। तो कुल मिला के अंग्रेज सुचारू रूप से, ढंग से क्या कर सके, अपना व्यापार कर सके। अभी मैं एक शब्द यूज में ले रहा हूँ साथियों, केवल व्यापार, तो यहाँ पर अभी तक केवल क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। अभी तक कंपनी के द्वारा राज नहीं किया गया है, केवल अभी व्यापार किया जा रहा है। उसके अलावा इस जो 1726 का जो राजलेख था, इसमें एक और चीज आई, और क्या थी साथियों, एक नियम और क्या था कि अब जो गवर्नर है या उसकी जो परिषद है वो इन तीनों के लिए क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। क्या बना सकती है साथियों, नियम बना सकती है। तो यह गवर्नर व परिषद प्रेसिडेंसी के लिए क्या बना सकती है, नियम बना सकती है, नियम बना सकती है। मतलब गवर्नर के हाथ में भी क्या आ गया, अब नियम बनाने का, यूं कह सकते हैं नियम बनाने की शक्ति आ गई। अब गवर्नर क्या कर सकता है या उसकी परिषद क्या कर सकती है कि इन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए किसी प्रकार की व्यापारिक नियम बना सकती है। अभी तक शासकीय नियम नहीं बना सकती, अभी यहाँ पर व्यापारिक नियम बना सकती है। इसी के बाद साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो काल कोठरी की घटना हुई थी। तो काल कोठरी की घटना के बाद जो अंग्रेजों का कौन सा युद्ध होता था, जो काल कोठरी की घटना के बाद हम पढ़ेंगे, जब हम पूरा पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे काल कोठरी घटना के बाद ये होता है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है साथियों, प्लासी का युद्ध। कब होता है साथियों प्लासी का युद्ध, तो 1857 की क्रांति के ठीक 100 साल पहले। कब होता है, 1757 को कौन सा युद्ध होता है साथियों, प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य होता है, तो बंगाल का प्रथम जनरल कौन था,
रॉबर्ट क्लाइव। कौन था साथियों? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके मध्य? जो बंगाल का नवाब था। और कौन था बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला। इनके मध्य क्या होता है साथियों? ये युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? इस युद्ध के अंदर रॉबर्ट क्लाइव, या यूं कह सकते हैं अंग्रेजों की क्या होती है साथियों? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध के बाद जैसे ही सिराजुद्दौला मारा जाता है, तो सिराजुद्दौला के बाद अगला जो शासक बनाया जाता है वो बनाया जाता है मीर कासिम को। किसको बनाया जाता है साथियों? मीर कासिम को अगला शासक बनाया जाता है। परंतु मीर कासिम भी क्या करता है? अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता है। और षड्यंत्र रचने के कारण जो मुगल बादशाह थे उस समय, हमारे मुगल बादशाह कौन थे साथियों? अगर मैं मुगल बादशाह की बात करूं, उस समय हमारे जो मुगल बादशाह थे वो थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे साथी हमारे उस समय मुगल बादशाह? शाह आलम द्वितीय। जो मीर कासिम था वो भी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और इस कारण वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करता है? षड्यंत्र करता है। और जब ये अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो एक हमारे मुगल बादशाह जो कहाँ रहेंगे? दिल्ली रहा करते थे। इसके अलावा दूसरा जो हमारा था वो अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अगर अवध के नवाब की हम बात करें, अवध का नवाब कौन था? तो था शुजाउद्दौला। इन दोनों के साथ मिलकर जो मीर कासिम था वो अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। और षड्यंत्र रचने का जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है, तो एक युद्ध लड़ा जाता है साथियों। कौन सा युद्ध? बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब यहाँ लड़ा जाता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? यहाँ पर लड़ा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है साथियों? यहाँ पर बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है? सुनिएगा साथियों। यहाँ पर जो हमारा गवर्नर है, मतलब बंगाल का जो गवर्नर है, कौन है बंगाल का गवर्नर? तो अभी तक बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। परंतु रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में खुद नहीं आता है, और वो एक अपना प्रतिनिधि भेजता है। और इस रॉबर्ट क्लाइव का प्रतिनिधि कौन होता है? तो इस रॉबर्ट क्लाइव का जो प्रतिनिधि जो होता है वो होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और इसके अलावा हेक्टर मुनरो और अंग्रेजों के समक्ष जो सेना रहती है, जो संयुक्त सेना होती है, वो किस किस की होती है? मैं बात करूं बंगाल की एक तो संयुक्त सेना होती है साथियों। अगर बात करें अपन अवध की एक संयुक्त सेना होती है। और अगर बात करें तो किसकी होती है? मुगलों की एक संयुक्त सेना होती है। बंगाल की जो संयुक्त सेना थी साथियों, उस संयुक्त सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मीर कासिम। कौन था साथियों? बंगाल की संयुक्त सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मीर कासिम था। और अवध की जो सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, तो अवध की सेना का नेतृत्व कर रहा था शुजाउद्दौला। और आगे हम बात करें, अगर मुगलों की सेना का जो अगर वो नेतृत्व कर रहा था तो वो कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। परंतु ये जो युद्ध रहता है साथियों, ये कहा जाता है अगर ये युद्ध भारतीयों के फेवर में होता तो हो सकता है जो हमारा भारत, या यूं कह सकते हैं हमारा जो देश था वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। तो इस युद्ध में इन लोगों की क्या हो जाती है? इन संयुक्त सेना की हार हो जाती है साथियों। क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसी के बाद हम और आगे बढ़ते हैं कि हार होने के बाद ये जो दोनों होते हैं साथियों, कौन? अवध और मुगल। ये मुगल एक संधि करते हैं जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध के ठीक एक वर्ष बाद कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि होती है साथियों? इलाहाबाद की संधि। कब होती है? 1765 के अंदर। क्या होता है इस संधि के अंदर? इस संधि के अंदर होता है कि बंगाल का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र साथियों? बंगाल के क्षेत्र पे राज करने का, या यूं कह सकते हैं बंगाल के क्षेत्र पे कर वसूलने का अधिकार किनके हाथ में आ जाता है? वो कंपनी के हाथ में आ जाता है साथियों। साथियों आपने देखा होगा, इसके बाद हम आगे की बात करें, जब ये सारा काम हो जाता है तो इसी के बाद जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो इसी के बाद बंगाल में क्या लगाया जाता है? बंगाल में लगाया जाता है द्वैत शासन। तो 1765 से लेकर 1772 तक, 1772 तक बंगाल में लगाया जाता है द्वैत शासन। क्या लगाया जाता है साथियों? बंगाल में द्वैत शासन लगाया जाता है। और ये जो द्वैत शासन लगाए जाते हैं साथियों, इसी को क्या कहा जाता है?
भारत की लूट क्या कहा जाता है साथियों, इसी को भारत की लूट कहा जाता है। क्योंकि अब जो बंगाल की जो जनता है वो एक नहीं, वो बल्कि दो दो कर दे रही है। दो दो कर का मतलब समझिए साथियों, मानिए ये वहां का नवाब है, ठीक साथियों, और ये वहां की अब, और ये अंग्रेज है, ये नवाब है और ये क्या है, अंग्रेज है। अब देखिएगा साथियों, अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज एक कर किस पे लगाएंगे, नवाब पर लगाएगा, और अंग्रेज अब दूसरा कर किस पे लगाएंगे, ये है वहां की जनता। तो अंग्रेज एक कर तो सीधे तौर पर किस पे लगा रहे हैं, नवाब पर लगाएंगे, और अब अंग्रेज एक जो कर है वो सीधे तौर पर किसे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, जनता पे लगाएंगे। दिखती बात है, अंग्रेज अगर सीधे तौर पर जनता पे कर लगाएंगे तो जनता अपने आमदनी का एक हिस्सा किसे देगी, अंग्रेजों को देगी। उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा नवाब पे भी कर लगाया जा रहा है, तो नवाब कर किस पे लगाएगा, नवाब भी कर जनता पे ही लगाएगा। तो दिखती बात है, जनता का वहां क्या किया जाने लगा, बहुत ज्यादा शोषण किया जाने लगा। और यही स्थिति है कि इन 6 से 7 सालों के अंदर जो भारत का सबसे अमीर राज्य था वही क्या हो गया, भारत के सबसे गरीब राज्य हो गया। जब भारत पे कंटिन्यू, जब इस पे दबाव आने लगा या भारत को बुरी तरह से, बंगाल को बुरी तरह से लूटा जाने लगा, तो इंटरनेशनल प्रेशर आया। और इसी कारण उस समय जो हमारा जो गवर्नर था साथियों, कौन था उस समय हमारा गवर्नर, कौन था, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट कैलाइव उस समय हमारे क्या था, उस समय गवर्नर जनरल था। और इसी द्वैत शासन को खत्म करने के लिए, यूं कह सकते हैं, अब कंपनी में बहुत ज्यादा क्या होने लग गया, भ्रष्टाचार होने लग गया। अब कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों का काम निकलवाने के लिए क्या लेने लगे, उपहार लेने लगे, वो उनसे रिश्वत लेने लगे। और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब जो आएंगे कंपनी के इन भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए, अब क्या आएंगे, अधिनियम आएंगे। तो इसके बाद हम जो सबसे पहला जो अधिनियम पढ़ते हैं साथियों, हेडिंग लगाइए, जो पहला जो हम सबसे पहला अधिनियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1773 का कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट, या यू कह सकते हैं रेगुलेटिंग अधिनियम। अधिनियम क्या था नियम साथियों, देखिए इस रियल में इसी की अगर बात करें हम, तो उस समय जब ये नियम आया, ये अधिनियम आया, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे साथियों उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे साथियों, लॉर्ड नॉर्थ क्या थे उस समय, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इन ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने एक विभाग की क्या करी, स्थापना करी, या यूं कहते थे इन्होंने एक समिति की स्थापना करी जिसे कहा जाता था गुप्त समिति। कौन सी समिति कहा जाता था साथियों इनको, इसको गुप्त समिति कहा जाता था। और इस गुप्त समिति के सिफारिश पर ही भारत में क्या भेजा गया, भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया साथियों। इस एक्ट के पीछे अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्य क्या क्या रहे, तो उद्देश्य की सबसे पहले हमने जस्ट बताया है कि भारत में अंग्रेज अधिकारी क्या करने लगे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाने लगे। तो पहला क्या है, भारत में फैल रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, या यूं कह सकते समाप्त, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या आया, ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा क्या है, भारत व इंग्लैंड में कंपनी पर नियंत्रण, क्या किया जा सके, कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके, कि किस प्रकार से कंपनी को राज करना है, किस प्रकार से कंपनी पर अधिकार करना है, या यूं कह सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनी अपना काम करेगी, उस प्रकार उस पर क्या आने लगे, नियम आने लगे साथियों। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। आशा आप लोगों ने उतार होगा, हमने उद्देश्य देख ली। अब दिखती बात है जब ये आया तो इसका क्या महत्व रहा है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए साथियों, इसमें जब ये 1773 का बात करें कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया,
तो इसमें क्या क्या था साथियों, देखिए पहली चीज देखिए साथियों, हमने पढ़ा था 24 सदस्यों द्वारा जो नियंत्रण था, जो नियंत्रण मंडल था, वो किस पर नियंत्रण करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करता था। तो साथियों इसमें क्या है, इंग्लैंड की अगर स्थिति की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की अगर स्थिति की बात करें तो इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड पे जो था वो साथियों 24 सदस्य मिलकर, कितने सदस्य, 24 सदस्य मिलकर, जिनको हम क्या कहा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था साथियों, या 24 सदस्यों का जो मंडल था उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा साथियों, यही क्या कहलाएगा, ये जो बंगाल का अभी बंगाल, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या निर्णय लिया गया कि जो गवर्नर होगा, गवर्नर अभी तक जो गवर्नर होगा साथियों, वो गवर्नर केवल कहाँ रहेगा, वो केवल बंगाल का रहेगा। कहाँ था, कहाँ का था अभी तक, अभी तक केवल बंगाल का था। अब ये गवर्नर केवल बंगाल का ना रहकर जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, पहली बंगाल, दूसरी प्रेसिडेंसी बॉम्बे, और तीसरी अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो तीसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर होगा वही क्या कहलाएगा, उस इन तीनों प्रेसिडेंसियों का भी गवर्नर जनरल कहलाएगा। मतलब ये तीनों प्रेसिडेंसी भी, या यूँ कह सकते हैं जो दोनों प्रेसिडेंसी है साथियों, वो भी किसके अंदर आने लगी, अब वो भी बंगाल के अंदर आएगी। तो इसी कारण जो गवर्नर होगा वही क्या कहलाएगा, वही तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों, वही गवर्नर जनरल कहलाएगा। और ये जो गवर्नर जनरल होगा साथियों, ये गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये पहला गवर्नर जनरल था वारेंग हेस्टिंग। कौन था साथियों, ये पहला जो गवर्नर जनरल था ये था वारेंग हेस्टिंग। और इसी के अलावा वारेंग हेस्टिंग जो था साथियों, इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं, वारेंग हेस्टिंग के द्वारा एक स्थापना की गई, एक परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई साथियों, अगर यहाँ बात करें तो एक परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई साथियों, एक परिषद की स्थापना की गई, जो क्या देखेगी कि वारेंग हेस्टिंग की जो गवर्नर है उसकी सहायता करेगी साथियों। और इस परिषद में कुल कितने सदस्य रहेंगे, इस परिषद में कुल 4 सदस्य रहेंगे साथियों। कितने सदस्य रहेंगे, इस परिषद में कुल 4 सदस्य रहेंगे। और उन 4 सदस्यों में जो पहला सदस्य कौन था, तो फिलिप फ्रांसिस था। कौन था साथियों, फिलिप फ्रांसिस। कौन था साथियों पहला सदस्य, पहला सदस्य था फिलिप फ्रांसिस। और दूसरा जो सदस्य था वो था मॉनसन। कौन था साथियों, मॉनसन क्या था, इसका दूसरा सदस्य था। और अगर हम तीसरे सदस्य की बात करें तो था बरवेल। कौन था साथियों, बरवेल इसका तीसरा सदस्य था। और अंतिम सदस्य की हम बात करें तो था कैलेपेरिंग। क्या नाम था साथियों उसको, कैलेप्रिंग, इसका जो तीसरा सदस्य था साथियों। इस प्रकार से वारेंग हेस्टिंग की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया गया। और उस गठन के अंदर कितने सदस्य रहेंगे, उस गठन में कुल 4 सदस्य रहेंगे। इसी के अलावा हम और अगर बात करें साथियों आगे, इसी के अलावा अगर आगे हम और बात करते हैं इसी में ही, तो कलकत्ता के अंदर, कहां पर साथियों, कलकत्ता के अंदर 774 के अंदर, 74 के अंदर, कलकत्ता के अंदर किस जगह साथियों, वापस सुनिएगा, कलकत्ता के अंदर स्थापना की गई सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी स्थापना की गई साथियों, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की जाएगी तो दिखती बात है यहाँ पर क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश क्या होगा साथियों। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश होगा लॉर्ड एलिजा इम्पैक्ट। कौन होगा साथियों, लॉर्ड एलिजा इम्पैक्ट। कौन होगा साथियों, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन होगा, लॉर्ड एलिजा इम्पैक्ट। और इसके अलावा 3 अन्य क्या होंगे, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे साथियों। क्या होंगे, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। और कौन कौन है वो न्यायाधीश, तो पहले जो 3 अन्य न्यायाधीश हुआ है लॉर्ड हाइड। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है जो लॉर्ड चैम्बर।
लॉर्ड चैम्बर। और अगर हम तीसरे की बात करें तो लॉर्ड लेक्स्टर। कौन है साथियों? लॉर्ड लेक्स्टर। इस प्रकार से इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पेट। और तीन क्या थे? तीन अन्य न्यायाधीश। कौन साथियों? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेक्स्टर। इस प्रकार से इलाहाबाद के अंदर 1774 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी कड़ी को अगर हम आगे बात करें साथियों तो इसी अधिनियम में एक नियम और आया गया। और उस नियम के तहत क्या किया गया? तो उस नियम के तहत कहा गया कि आप बिना लाइसेंस, क्या साथियों? बिना लाइसेंस किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते? व्यापार नहीं कर सकते। तो क्या आता? बिना लाइसेंस किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं, या यूं कह सकते हैं बिना लाइसेंस के व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई। अब अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करना है या कुछ भी काम करना तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा अब मैंने बात करी थी कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आया था। मुख्य काम क्या रहेगा इसका? कंपनी का भ्रष्टाचार को, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा था कंपनी दिन पे क्या होती जा रही थी? भ्रष्टाचार। कि यहाँ की जो कंपनी के अधिकारी थे वो दिन पे दिन क्या होते जा रहे? भ्रष्ट होते जा रहे थे। तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी के तहत क्या किया गया? अब कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या लेते थे? उपहार लेते थे। जैसे आज भी अधिकतर ये कैसे ऑफिसों के अंदर ये चीज चलती है कि जो अधिकारी होते हैं वो क्या लेते हैं? गिफ्ट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया? तो कंपनी के अधिकारियों पर उपहार लेने पर पाबंदी। क्या कर दी साथियों? पाबंदी लगा दी गई साथियों। अब कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी होंगे वो क्या नहीं ले सकते? उपहार नहीं ले सकते साथियों। और इसी के कुछ सालों बाद इसी में संशोधन किया जाएगा, मतलब इसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों? उसे हम जानते हैं 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। किस नाम से जानते हैं उसे साथियों? हम 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो हेडिंग लगाइए आप 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। किस नाम से जानते चाहते हो? संशोधनात्मक अधिनियम। देखिए साथियों इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं किए गए, वही जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी एक्ट में थोड़े से सुधार किए गए। अब क्या सुधार किए गए साथियों? तो पहली चीज देखिए, जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे क्या करने की आजादी होगी? अभी बंगाल का गवर्नर, ये हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो अब क्या कह रहेगा? मद्रास, और यू कह सकते हैं मद्रास के अलावा कौन कौन सी थी? मद्रास, और यू बात करें जो बाकी जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी क्या कराएगा? गवर्नर जनरल कराएगा। परंतु उन प्रेसिडेंसी पे कानून बनाने के अधिकार नहीं रहेंगे, वो केवल वहां का काम संभालेगा। वहां के जो गवर्नर रहेंगे वह किसके अंदर आएंगे? वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आएंगे। परंतु अब इस संशोधनात्मक अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? इस संशोधनात्मक अधिनियम के तहत किया गया साथियों कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वो उड़ीसा, कहां पर? उड़ीसा में, या उड़ीसा व बिहार में कानून बनाने का अधिकार होगा। कानून बनाने का अधिकार मतलब अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास क्या आया कि वो बिहार और उड़ीसा, या यूं कह सकते हो उड़ीसा और बिहार के अंदर क्या बना सकता है? अब कानून बना सकता है साथियों। क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और दूसरी अगर हम इसी चीज में हम बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, तो देखिए पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था साथियों, वो अगर किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाता तो उस नियम को पारित करवाने के लिए वो उसे कहाँ जाना पड़ता था? सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता था। तो अब इस संशोधनात्मक नियम के तहत या अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया और अब क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल को न्यायालयिक
अधिकार, न्यायालयिक अधिकार या अधिकारात्मक को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल होगा उसे किसी भी प्रकार का कुछ भी नियम बनाने से पहले किसे नहीं पूछना पड़ेगा, उसे सर्वोच्च न्यायालय से नहीं पूछना पड़ेगा। और बस इसी का क्या ये नियम बनाया तो गया था गवर्नर जनरल के, यूं कह सकते गवर्नर जनरल के शक्तियों को बढ़ाने के लिए, परंतु यही इसी पर जो गवर्नर जनरल था उसने क्या करा, इसी का दुरुपयोग किया। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे वो गवर्नर रहेगा वारेन हेस्टिंग। कौन रहेगा साथियों? वारेन हेस्टिंग। इसको उतारिए साथियों आप जल्दी से, फिर हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ साथियों आपको। बंगाल तो हम सबको याद ही साथियों, बंगाल में हमने एक पढ़ा था मीर कासिम। किसको पढ़ा था साथियों हमने? मीर कासिम को। मीर कासिम को देखिए साथियों, जो मीर कासिम था, इसी मीर कासिम की एक यूं कह सकते एक मासी थी, ठीक है। क्या नाम था? जिसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। और इसी मीर कासिम का एक मंत्री था साथियों। क्या था? इसी का एक मंत्री था। क्या नाम उस मंत्री का? नंद कुमार। नंद कुमार इसी का एक मंत्री था साथियों। देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने है ये। सुनिएगा क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो अंग्रेज अधिकारी रहते थे वो क्या लेते थे, अपने भारतीयों के काम निकलवाने के किसी न किसी प्रकार को फाड़ लेते थे। तो इस घसीटी बेगम को कभी किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ी होगी, तो इस जरूरत के लिए इस घसीटी बेगम ने क्या करा, वारेन हेस्टिंग को कुछ पैसे दिए कि मेरा ये काम करवा दो, मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ। परंतु क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग घसीटी बेगम का वो काम नहीं कर पाया। घसीटी बेगम ने जाकर किसे कहा? घसीटी बेगम ने जाकर कहा नंद कुमार को कि ऐसी सी बात है भाई कि वारेन हेस्टिंग ने हमको क्या कर लिया, लूट लिया, मेरे पैसे लेकर भाग गया और मेरा काम भी नहीं हुआ। दिखती बात है काम नहीं होगा। तो नंद कुमार के साथ एक बंदा और था जिसका नाम है चेत सिंह। क्या नाम है? चेत सिंह। ये लोग मिलके सर्वोच्च न्यायालय में किसके खिलाफ? वारेन हेस्टिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते थे। और मुकदमा दर्ज हो जाएगा, दिखती बात है जांच होगी, कार्रवाई होगी, और किस पे कार्रवाई होगी? वारेन हेस्टिंग पे कार्रवाई होगी। परंतु वारेन हेस्टिंग किसका मित्र था? वारेन हेस्टिंग जो था वो था लॉर्ड एलिजा इम्पेट का क्या था? मित्र था। और उसने लॉर्ड एलिजा इम्पेट के साथ मिलकर बेचारे इनको क्या करवा दी? फांसी दिलवा दी। क्या दिलवा दी साथियों? फांसी दिलवा दी। और जब ये बात कहाँ गई, ये बात इंग्लैंड में पता चली, तो इसमें और भी ज्यादा सुधार करने के लिए क्या कहा, एक नया अधिनियम आता है जिसे हम कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। किस अधिनियम के नाम से जानते हैं साथियों? इसी को हम 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। तो आप हेडिंग लगाइए 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। किस नाम से जानते हैं साथियों इसको? 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। साथियों अब देखना इसके अंदर क्या किया गया। अब जो कंपनी है, कंपनी पहले भारत में क्या कर रही थी? अगर हम कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे अब दो तरीके आए, तो व्यापार करने थी, परंतु अभी क्या करने लगी, भारत पे प्रशासनिक मुद्दे भी देखने लगी है, भारत पर राज करना प्रारंभ कर दिया। तो भारत में प्रशासनिक मुद्दे देखने लगी। इसके अलावा दूसरा क्या करने लगी? व्यापार करने लगी साथियों। क्या करने लगी? एक तो भारत के प्रशासनिक मुद्दे देखती और एक क्या करती, भारत पे व्यापार करती है। भारत के सारे अन्य देशों, भारत की जो सामग्री थी, उत्पादन था, उसका अन्य देशों में आयात निर्यात करती थी। अगर प्रशासनिक की बात करें तो अब इसी नियम के तहत पहले क्या कहा गया कि प्रशासनिक और व्यापार को कंपनी से अलग कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब व्यापार और प्रशासनिक मुद्दे को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और प्रशासनिक मुद्दों को जब अलग किया गया तो
इसी में के द्वारा क्या गया, सबसे पहले जब प्रशासनिक मुद्दों को अलग किया गया तो इंग्लैंड के अंदर, कहां पर साथियों, इंग्लैंड के अंदर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसकी स्थापना की गई साथियों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य रहेंगे? कुल 6 सदस्य रहेंगे साथियों। कितने सदस्य रहेंगे? 6 सदस्य रहेंगे, जिसमें से एक सदस्य क्या रहेगा? चांसलर। एक सदस्य चांसलर रहेगा। दूसरा सदस्य क्या रहेगा? तो दूसरा सदस्य रहेगा राज्य सचिव। राज्य सचिव। और इसमें के अलावा 4 क्या रहेंगे? इसमें 4 अन्य सदस्य रहेंगे साथियों। क्या रहेंगे इसमें? 4 अन्य सदस्य रहेंगे। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य रहेंगे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कहाँ के रहेंगे? ये ब्रिटिश संसद के सदस्य रहेंगे। और यही क्या देखेंगे? यही भारत में अब प्रशासनिक जितने भी जो काम होगा वो क्या देखेंगे? ये लोग प्रशासनिक स्तर पे जितना भी जो काम होगा ये लोग सारा देखेंगे। इसी के बाद अगर हम आगे बात करें इसी चीज में कि भारत में जो प्रशासनिक कामकाज है कौन देखेंगे? यही देखेंगे। और इन लोगों का कार्य क्या होगा? इन लोगों का कार्य होगा, याद कीजिए साथियों, हमने इससे पहले जस्ट पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल होगा उसको क्या क्या दी गई? उसको न्यायालय की जितनी भी जो छूट थी कि अपना नियम पारित करवाने के लिए उसे किसके पास नहीं जाना पड़ेगा? उसे न्यायालय के पास नहीं जाना पड़ेगा। परंतु इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या कहा? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा कि अगर कोई भी गवर्नर किसी प्रकार का नियम लागू करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है, और अगर वो कानून गलत है तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता है? उस कानून को निरस्त कर सकता है। तो अगर हम इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कार्य की अगर बात करें तो ये कार्य का क्या कर सकता है? ये कार्य गवर्नर जनरल के आदेशों को निरस्त कर सकता है साथियों। क्या कर सकता है साथियों? निरस्त कर सकता है साथियों। मतलब इन आदेशों को रद्द कर सकता है, इन आदेशों को खारिज कर सकता है साथियों। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल था हमने पढ़ा था उसमें 4 सदस्य थे साथियों। अब उन 4 सदस्यों को घटाकर कितने सदस्य कर दिए गए? तो इसी अधिनियम के तहत, फिट्स इंडिया अधिनियम के तहत उन 4 सदस्यों को घटाकर कुल 3 सदस्य कर दिए गए। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए। मतलब एक सदस्य को क्या कर दिया गया? एक सदस्य को बाहर निकाल दिया गया। क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। और एक नियम और आया इसी के अंदर क्या आया साथियों? एक नियम आया कि जो भी राज्य या यूं कह सकते हो जो भी प्रांत है, वो प्रांत अगर केंद्र शासन की पालना नहीं करे, या केंद्र शासन में जो नियम गवर्नर के द्वारा लगाए गए, कहां पर? केंद्र में जो नियम है वो गवर्नर के द्वारा लगाए गए हैं, तो दिखती बात है अगर कोई प्रांत इन नियमों की पालना नहीं करता है तो वहां पर जो प्रांतीय परिषद है, कौन सी परिषद साथियों? प्रांतीय परिषद को भंग करने का अधिकार था। भंग करने का अधिकार क्या था साथियों? भंग करने का अधिकार। मतलब अगर कोई भी प्रांत गवर्नर जनरल के नियमों की पालना नहीं करता है तो गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार था कि उसकी क्या कर सकते? प्रांतीय परिषद को भंग कर सके साथियों। जिससे दिखती बात है भंग कर सके। और उसी के बाद हम अब बात करें कि ये तो सब ठीक है, परंतु अंग्रेज अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर जो केस लगाया जा रहा है, वो मुकदमा लगाया जा रहा है, वो मुकदमा कहाँ देखा जाएगा? तो इसी के बाद एक नियम आया है साथियों। इसी के बाद इसी में एक नियम और जोड़ा गया। वो जोड़ा क्या है साथियों? कि अब भारत में जितने भी जो अंग्रेज अफसर है, अगर उन अंग्रेज अफसरों पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा लगता है या किसी भी प्रकार का केस दायर होता है तो उस केस को कहाँ देखा जाएगा? तो उस केस को इंग्लैंड में देखा जाएगा। और इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। तो क्या होगा? इंग्लैंड में न्यायालय की स्थापना। और ये न्यायालय क्या देखेगा? ये न्यायालय भारत में किसी भी अंग्रेज अधिकारी पर अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो मुकदमा कौन देखेगी? ये
न्यायालय देखेगी साथियों। इसी के बाद में हम बात करें कि हमने जस्ट पढ़ा था घसीटी बेगम वाले केस के अंदर, तो इसमें न्याय विभाग और कार्यपालिका दोनों क्या कर रही थी, दोनों मिलकर काम कर रही थी। और अगर दिखती बात है दोनों मिलकर काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं तालमेल गड़बड़ा गया था। तो इसी के तहत इसमें क्या आया साथियों, तो इसी के तहत इस चीज में आई कि कार्यपालिका व न्यायपालिका मिलकर काम नहीं करेगी, मिलकर काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया साथियों। तो हम एक कुछ चीज समझते हैं साथियों, जिसपे हमारा जो पॉल साइंस है या आप अपन पॉल साइंस पढ़ेंगे तो उस समय ये चीज को देखेंगे। देखिए साथियों, हमारा जो संविधान होता है, हम सबको पता है कि हमारा संविधान 3 मुख्य केंद्र या 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होता है। पहला होता है साथियों कार्यपालिका। क्या होती है साथियों, पहले कार्यपालिका। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी कार्यपालिका, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी होती है विधायिका। अगर आप इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए, इसको सेकंड नंबर दे दीजिए, कार्यपालिका पालिका। और तीसरी बात होगी न्यायपालिका। कार्य विधायिका में क्या होता है साथियों, विधायिका में क्या होता है, किसी प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। अब ये नियम कहाँ बनेंगे साथियों, उस समय नियम बनते थे इंग्लैंड में। कहाँ बन रहे साथियों ये नियम, उस समय नियम बनेंगे इंग्लैंड में। जब ये नियम भारत में भेजे जाएंगे तो इस नियमों पर की पालना कौन करवाएगा, तो दिखती बात है प्रशासन करवाएगी। और प्रशासनिक अध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो ये कह सकते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन रहेगा, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल क्या रहेगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष रहेगा। और साथियों इसी में अगर बात करें न्यायपालिका, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो किसके पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा। और दिखती बात है कोर्ट में जाएगा। तो न्यायपालिका का अगर अध्यक्ष की बात करें तो न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेगा साथियों। कौन रहेगा साथियों, मुख्य न्यायाधीश क्या रहेगा, न्यायपालिका का अध्यक्ष रहेगा साथियों। इसी चीज में अब देखिए उस समय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन था, वारेन हेस्टिंग। और न्यायपालिका का मुख्य अध्यक्ष कौन था, तो न्यायपालिका मुख्य अध्यक्ष था लॉर्ड एलिजा एम्पेट। दोनों ने मिलकर क्या करा, दोनों ने मिलकर ये कह सकते हैं कि नंद कुमार और चेत सिंह को क्या दिला दी, फांसी दिला दी। तो अब ये पिट्स इंडिया अधिनियम आया था साथियों, इसी के अंतर्गत क्या कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या नहीं कर सकती, अब मिलकर काम नहीं कर सकती। तो दिखती बात है मिलकर काम नहीं कर सकती, तो दोनों में क्या हुई, तालमेल एकदम सही चलने लगा। इसी के बाद जो अगला अधिनियम आता साथियों आता है 1786 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम साथियों, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें की गई साथियों, तो देखिए अब जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में काउंसिलिंग के निर्णय जो हो सकते हैं वो रद्द कर सकता है, परंतु किस परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में। तो पहला क्या है, विशेष परिस्थितियों में काउंसलिंग के निर्णय रद्द करने का अधिकार क्या है साथियों, और किसके पास है ये अधिकार, तो ये अधिकार है गवर्नर जनरल के पास। अब गवर्नर जनरल क्या कर सकता है कि अगर विशेष परिस्थितियों में काउंसलिंग जो थी साथियों उसके जो आदेश थे उन्हें रद्द करने का अधिकार था। और दूसरे अगर हम इसी में बात करें तो दूसरे में क्या था साथियों, जो गवर्नर जनरल था। अब जो पहला जो हमारा जो इस समय जो गवर्नर जनरल आया था वो था लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। और वो इसी शर्त में आया था कि मुझे प्रशासनिक के अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे सेना भी अपने अंडर चाहिए। तो अब जो लॉर्ड होगा गवर्नर जनरल होगा साथियों, ये गवर्नर जनरल अब क्या बन गया था, अब क्या होगा,
सेनापति, ये कह सकते हैं सेना का प्रमुख भी कौन रहेगा, सेना का प्रमुख भी गवर्नर जनरल रहेगा। और पहला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था, पहला गवर्नर, या कह सकते हैं पहला गवर्नर जनरल ऐसा था जो सेना का सेनापति होने के अलावा वो गवर्नर जनरल भी था। साथियों आज हमारी ये सीरीज है इसी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथियों मैं कोशिश करूंगा कि नियमित आपके लिए वीडियो लेकर आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर बजाइए साथियों, और ताकि हमारे जो जल्दी जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो किस प्रकार की बनी साथियों। धन्यवाद।